हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो के ज़रिए जो क्लास स्टार्ट की है उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 1 है नई एनसीईआरटी के अनुसार 12th की, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि पुष्प क्या है, कि पुष्प एक आवृतबीजी पादपों में पाई जाने वाली लैंगिक जनन संरचना है। अब बच्चों, फ्लोरिकल्चर की बात हमने कर ली थी कि फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं भैया जो पुष्प हैं उनकी खेती करना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए, पुष्पीय पादप कहलाते हैं बच्चों। ठीक, यहाँ तक कि हमने बच्चों क्या कर ली थी, बात कंप्लीट कर चुके थे। अब क्या है बच्चों, हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारे पास हेडिंग आ रही है बच्चों, आगे जो हमारे पास हेडिंग है वो है हमारे पास पहली हेडिंग पुष्प के बाद की। और इस हेडिंग में बच्चों हम बात करेंगे किसकी, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। आपको याद होगा बच्चों, जैसा कि हमने टॉपिक में देखा था कि हम सबसे पहले पुष्प के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है हमारी दूसरी हेडिंग होगी निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, उसके बाद होगी हमारे पास द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, उसके बाद हमारे पास होगी निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं, और लास्ट में होगी असंगजनन और बहुभ्रूणता। तो बच्चों, यहाँ से हमारा वास्तव में जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वास्तव में स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे बच्चों निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। अब बच्चों, चैप्टर नंबर 1 अगर होता, जो कि एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करती है कि निषेचन पूर्व संरचना क्या होती है, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि बच्चों, निषेचन पूर्व संरचनाओं में आपको 2 संरचनाएं पढ़नी हैं। ये जो आपके निषेचन पूर्व संरचनाएं हैं उसमें आपको 2 संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और जो घटनाएं हैं उसमें एक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। संरचना कौन कौन सी बनेंगी बच्चों, 2। अब देखिए वास्तव में होता क्या है, हम जानते हैं कि जो लैंगिक जनन है उसमें 2 युग्मक बनेंगे, यानी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे बच्चों, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक का निर्माण किसी अन्य संरचना के द्वारा किया जाएगा, इसी प्रकार जो मादा युग्मक है उसका निर्माण भी किसी भिन्न संरचना द्वारा किया जाएगा। तो ये 2 संरचनाएं हैं बच्चों, एक के द्वारा तो बनाएंगे हम बच्चों नर युग्मक, और एक के द्वारा बनवाएंगे बच्चों हम मादा युग्मक। ठीक है बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, किसे नर युग्मक कहेंगे, इसी प्रकार मादा युग्मक का निर्माण कैसे और कहाँ होता है, किस प्रकार से ये विकसित होते हैं। और एक जो घटना है बच्चों, इस घटना में हम बात करेंगे परागण की, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, हम जिसे पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको इतना पता चल गया बच्चों कि 2 जो संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और एक जो घटना होगी वो कौन कौन सी है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। नर युग्मक का निर्माण बच्चों किसमें होगा, परागकण के द्वारा किया जाता है। तो हम परागकण का निर्माण पढ़ेंगे, कहाँ होता है, कैसे होता है, यानी कि पुंकेसर की बात करने वाले हैं बच्चों, और स्त्री केसर की बात करनी है। ये बच्चों अपने पास अंडाशय वगैरह है और ये सब पुष्पासन पर लगा हुआ है। तो बच्चों इसको तो हमने क्या कहा था, पुंकेसर। तो एक तो हम पुंकेसर की बात करेंगे जो कि एंड में परागकण बनवाएगा, परागकण के बाद नर युग्मक बनेंगे। और एक हम किसकी बात करेंगे बच्चों, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इस स्त्री केसर की बात करेंगे जिसमें कि बीजांड होता है, और बीजांड में भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में अंडकोशिका होती है जो कि मादा युग्मक के रूप में काम करती है। तो सारी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी, आप निश्चिंत होकर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पुंकेसर से, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है कि निषेचन पूर्व संरचना और घटना क्या होती हैं। तो वो संरचनाएं जो निषेचन से पहले पादपों में यानी कि पुष्पों में विकसित होती हैं या निर्माण होता है या बनती हैं, क्या कहलाती है, निषेचन पूर्व संरचनाएं कहलाती हैं। और वो घटनाएं जो निषेचन से पूर्व होती हैं उन सबको हम मिलाकर क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। तो निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारी इस बारे में। तो पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले, पूर्व, यानी कि जैसे ही पादप में पुष्पों का निर्माण होता है उससे पहले यह तय हो जाता है, यह डिफाइन हो जाएगा कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कि पादप में जो वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होते हैं, यानी फूल जब हमें दिखाई देगा, फूल लगेगा, फूल बनेगा, फूल खिलेगा,
उससे पहले ये तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं, मतलब पादप वृद्धि करता है। अब अच्छा 11th में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि सबसे पहले जो पादप है वो प्राथमिक वृद्धि करता है, जिसमें पादप अपनी लंबाई में वृद्धि करता है, और उसके बाद वो पौधा क्या करता है बच्चों, द्वितीयक वृद्धि करता है, यानी कि अपनी मोटाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि को हम कहते हैं बच्चों प्राथमिक वृद्धि, और मोटाई में वृद्धि को कहते हैं बच्चों हम द्वितीयक वृद्धि। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जब फूल खिलेगा तो उससे पहले फूल का निर्माण होगा, और निर्माण होगा तो हम कह रहे हैं कि जो निर्माण होगा जब पुष्प का, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब इसमें फूल आने वाले हैं। अब कैसे पता चलेगा, देखिए अनेकों हार्मोनल, देखिए बच्चे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, अनेकों हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों, दो प्रकार के चेंज आएंगे बच्चों, संरचना में चेंज आएगा और हार्मोनों में चेंज आएगा। तो अनेक हार्मोनल यानी हार्मोनों में चेंज और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। हमें कैसे पता चलता है बच्चों कि वहाँ पर पुष्प आने वाले हैं, तो उस समय पादप जो है उसमें हार्मोनल और उसकी संरचना, हार्मोन में चेंज और उसकी संरचना में चेंज आने लगता है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आध्यक का निर्माण होता है बच्चों। पुष्पीय आध्यक जैसे हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होने लगता है। बच्चों मान लीजिए ये पादप का शीर्ष भाग है और यहाँ पर पुष्प आएंगे, तो बच्चों यहाँ पर पहले तो क्या होता है बच्चों, पत्ती बनती है, पत्ती बनती है तब तो हम उसको कहते हैं बच्चों पुष्प। पत्ती जब बनेगी बच्चों, ये पत्ती है मान लीजिए, तो हम इसको कहते हैं बच्चों पर्ण आध्यक, क्योंकि ये पहले क्या बना रही थी बच्चों, पत्ती का निर्माण कर रही थी। लेकिन जैसे ही इसमें हार्मोनों में चेंज आएगा तो इसकी संरचना में चेंज आएगा, भाई हार्मोन चेंज होंगे तो संरचना चेंज होगी। अब पर्ण आध्यक की जो पर्ण आध्यक था, जो पत्ती बना रहा था, ये पर्ण आध्यक जो है वो अब चेंज हो जाएगा बच्चों पुष्पीय आध्यक में, यानी कि जो पत्ती बना रही थी, जो संरचना, जो कोशिकाएं, जो ऊतक, जो कोशिकाएं या जो ऊतक पहले पत्ती का निर्माण कर रही थी, अब उसमें जैसे ही हार्मोनल चेंज आएगा। अब बच्चों आपको पता होगा जो है कि पुष्प बनता है तो एक हार्मोन काम आता है जिसे हम कहते हैं फ्लोरीजन। अब ये नाम अपनी NCERT में नहीं है, जो चालाकियान था उस वैज्ञानिक ने इस फ्लोरीजन हार्मोन को खोजा था, और थोड़ी बहुत जानकारी इसकी 11th में होती है, हम बात करेंगे जब 11th स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो पर्ण आध्यक था यानी वो ऊतक, वो कोशिकाओं का समूह जो पहले पत्ती बना रहा था, अब इसमें हार्मोन के चेंज आने के कारण ये पुष्प का निर्माण शुरू करेगा। अब पत्ती नहीं बनाएगा, अब क्या बनाएगा, पुष्प बनवाएगा। तो पर्ण आध्यक किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, पुष्पीय आध्यक में, और इसको कहते हैं हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब जो पुष्पीय आध्यक है इसमें बच्चों क्या होगा, विभेदन, यानी कि इसकी कोशिकाएं विभेदन में जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन में जाएंगी। विभेदन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोशिकाएं जो है उनका कार्य के आधार पर डिवाइड होना। मान लीजिए यहाँ पर 50 कोशिकाएं हैं, 50 कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं कहेंगे आप जाके बाह्य दल बनाइए, कुछ जाके कहेंगे हम दल बनाएंगे, कुछ कहेंगे हम जायांग, हम स्त्रीकेसर, हम पुंकेसर आदि का निर्माण करेंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं बच्चों विभेदन, यानी कि कोशिकाओं का कार्य के आधार पर बंटवारा या विभाजन क्या कहलाता है बच्चों, विभेदन कहलाता है। 11th में बात करते हैं बच्चों हम विभेदन की, पुनर्विभेदन की, और पुनः जो विभेदन है यानी कि डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन की हम बात करते हैं 11th में। तो कुल मिला के बात यह है, संरचना जैसे ही चेंज होगी हार्मोनों के कारण, तो जो पुष्पीय आध्यक है उसके मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि विभेदन शुरू हो जाएगा। पहली बार पुष्पों का निर्माण होगा तो अग्रिम विकास जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब जैसे ही पुष्पीय आध्यक बनेगा उसमें विभेदन होगा, विभेदन के बाद बच्चों क्या बनेगा, पुष्पक्रम की रचना होती है। किसकी बच्चों, पुष्पक्रम, जिसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, है ना, उसकी रचना होती है। पुष्पक्रम का मतलब क्या है बच्चों, जब एक फूल लगता है तो वो तो एक फूल है वास्तव में, और जब एक फूलों का गुच्छा लगता है किसी डंठल पर, किसी मान लीजिए ये डंठल है, इसके ऊपर यहाँ फूल फूल फूल, जब अनेक सारे फूल लगेंगे तो इसको हम कहेंगे पुष्पों का गुच्छा, यानी कि पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम की रचना होती है, यानी कि निर्माण होता है। अब इस पुष्पक्रम में सबसे पहले कौन बनेंगी बच्चों, पुष्प की कलिकाएँ बनेंगी, और ये कलिकाएँ बाद में क्या करती हैं, पुष्पों को धारण करती हैं। ये है बच्चों चेंज। किस प्रकार चेंज आ रहा है, जो पर्ण आध्यकता, हार्मोनल और संरचना चेंज के कारण वो किस में चेंज हो जाएगी, पुष्पीय आध्यक में, फ्लोरल प्राइमोर्डियम में। आगे इसमें विभेदन होगा, पुष्पक्रम का अग्रिम निर्माण होगा, और पुष्पक्रम में बच्चों कली बनेगी, और कली आगे जाके क्या बनाएगी, पुष्प का निर्माण करेगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों हम। पुष्पक्रम की रचना होती है, ये हो गया। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं जो हैं वो क्रमशः क्या होती है बच्चों, कि पुष्प में जो नर जनन संरचना है बच्चों, नर जनन संरचना तो क्या है बच्चों, पुमंग है, पुमंग, ठीक है बच्चों। और जो मादा जनन संरचना है वो कौन है बच्चों, जायांग है।
पुष्प में नर जनन संरचना तो कौन होती है बच्चों, वो होती है हमारी पुमंग, और जो मादा जनन संरचना है वो कौन होती है बच्चों, जायांग। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों हम। अब आगे देखिए हमारे पास क्या है। चलिए बच्चों आगे की तरफ देखते हैं। विभेदित एवं विकसित रहती हैं। जो ये जो बच्चों ऊपर की ही लाइन है, जो ऊपर अधूरी थी वो नीचे दी हुई है। यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि पुष्प में नर और मादा जो जनन संरचना पुमंग और जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना लोड नहीं लेना है कि ये लाइन कहाँ से है कहाँ नहीं है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला यानी कि एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जो जायांग है या जो जायांग है वो स्त्री या मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों पुष्प में 2 जनन अंग हैं। कितने जनन अंग हैं बच्चों, 2 जनन अंग। किसमें हैं, पुष्प में। एक को हम कहते हैं बच्चों नर जनन अंग, क्या कहते हैं बच्चों, नर जनन अंग, और दूसरे को हम कहते हैं बच्चों मादा जनन अंग या मादा जनन अंग। पुष्प में जो नर जनन अंग का जो कार्य है बच्चों, नर जनन अंग का कार्य करता है बच्चों पुमंग। कौन करता है, पुमंग। ये लिखा हुआ है पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला, पुंकेसरों को गोला नर जनन अंग का, यानी कि पुमंग किसको बच्चों ए से लिखते हैं हम इसको एंड्रोसियम, और जो मादा जनन अंग है इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, जायांग के द्वारा, जिसे हम कहते हैं जाइनोसियम या गाइनोसियम, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुमंग और जायांग हैं 2 संरचनाएं हैं जो पुष्प में जो जननांग का काम करती हैं। पुमंग आप ऐसे याद कर सकते हैं पू फॉर पुरुष, तो पुरुष तंत्र का काम तो कौन करेगा बच्चों, पुमंग करेगा। और यहाँ पर है जायांग जो किसका काम करेगा बच्चों, बच्चा खुचा स्त्री केसर मतलब स्त्री जननांग के रूप में काम करेगा। अच्छा, ये तो बच्चों आपको पता है पुमंग और जायांग हम 11th में पढ़ते हैं। तो ये तो क्या है, एक साइकिल का नाम है, चक्र का नाम है। इनका जो एक सदस्य होता है, इसका जो पुमंग का एक सदस्य है बच्चों उसको हम कहते हैं पुंकेसर, और इसका जो एक सदस्य है बच्चों, इकाई जो यूनिट है उसको हम कहते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर को ही बच्चों हम अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्त्री केसर को ही हम अंडप कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। अब हम चलेंगे आगे की ओर। अब आगे क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं हम एक बार में। आइए बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अब नर जनन अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले नर जनन अंग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। नर जनन अंग क्या है, कितने भाग हैं, किस संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों मादा जननांग क्या है, मादा जननांग द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण किस प्रकार कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। चलिए बच्चों, मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको छोटा कर देता हूँ, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक, मैं आपको पहले नर जननांग जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं इसको कैपिटल ए हेडिंग से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि पहले हम पहली जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, जो हमारा नर जननांग है पुंकेसर। पुंकेसर के बाद हम बात कर लेंगे बच्चों इसी में लघु बीजाणुधानी, ये हमारी एनसीईआरटी की हेडिंग है बच्चों, लघु बीजाणुधानी। और फिर हम बात करेंगे बच्चों पराग कण की। ये तो मैंने वो हेडिंग लिखी है बच्चों जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है यहाँ पर, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और पराग कण। लेकिन हम बच्चों सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एक पुमंग के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं बच्चों एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन कैपिटल ए से, पुमंग। देखिए बच्चों, हमें पता है बच्चों कि जो एक पुष्प है हमारे पास, ये हमारे पास पुष्प था, इसमें असंख्य क्या होंगे बच्चों, पुंकेसर होंगे, और ये सब कहाँ लग रहे होंगे, पुष्पासन पर। तो जितने भी ये पुंकेसर आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, पुंकेसर जितने भी ग्रुप में आपको नज़र आ रहे हैं, समूह में नज़र आते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों पुमंग। क्या कहते हैं बच्चों, पुमंग। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पुष्प का
नर जननांग पुमंग कहलाता है। कॉल्स मैं लिख देता हूँ बच्चों, कॉल्स का मतलब क्या होता है, कहलाता है, कहते हैं। तो पुष्प का जो नर जननांग है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुमंग कहते हैं। और अगली लाइन क्या लिख सकते हैं बच्चे कि जो पुमंग है, पुमंग का एक सदस्य क्या है बच्चों, एक सदस्य, पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पुंकेसर, जिसे हम कहते हैं स्टामेन कहलाता है। पुमंग का जो एक सदस्य है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पुंकेसर। ये मतलब 1, 2, 3 और 4 इन चारों को मिलाकर कहते हैं बच्चों हम पुमंग। चारों को मिलाकर क्या कहेंगे, पुमंग। एक फूल में मान लीजिए 10 पुंकेसर लगे हुए हैं, तो 10 को मिलाकर तो हम क्या कहेंगे बच्चों, पुमंग। और एक अकेले पुंकेसर को हम पुंकेसर कहते हैं। जो एक अकेली संरचना उसको हम क्या देते हैं, चारों को मिलाकर तो पुमंग कह देंगे बच्चों, और ये एक जो अकेली संरचना है उसको कहते हैं हम पुंकेसर। अब नर जननांग के रूप में काम कौन करेगा, या तो कह दीजिए आप पुमंग, क्योंकि इसमें इसके द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करवाएंगे, और या कह दीजिए आप पुंकेसर। पुंकेसरों का जो समूह है उसको हम पुमंग कहते हैं। आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। अब हम इस बच्चों इस पुंकेसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ बच्चों यहाँ पर, पुंकेसर क्या है बच्चों, पुंकेसर, जिसे हम कहेंगे स्टामेन। ठीक, अब एक पुंकेसर जो है बच्चों, ये मैंने एक संरचना बनाई है, ये मैंने एक संरचना बनाई है। किसकी संरचना है बच्चों, ये है हमारे पास एक पुंकेसर, और इस पुंकेसर के यहाँ ऊपर बनाई है बच्चों मैंने एक और संरचना। इस संरचना को हम कहते हैं परागकोश। इस संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, परागकोश कहते हैं। जो हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। और ये जो डंठल नुमा भाग है बच्चों, इसको हम कहते हैं पुतंतु। परागकोश को बच्चों इंग्लिश में एंथर कहा जाता है, और जो पुतंतु है बच्चों इसको फिलामेंट कहा जाता है, और इसको मैंने स्टामेन लिखा हुआ है। तो बच्चों ये एक पुंकेसर की संरचना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया बच्चों, पुमंग किसे कहते हैं, पुंकेसरों का जो साइकिल है, चक्र है, उसको हम पुमंग कहते हैं। पुमंग का एक सदस्य बच्चों क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर की जब हम संरचना की बात करें तो पुंकेसर में बच्चों आपको 2 संरचनाएं नजर आएंगी, एक तो है परागकोश और एक है पुतंतु। ठीक बच्चों, पुतंतु में जो ये संरचना है बच्चों, जो कि यहाँ कहाँ पर, पुष्पासन पर स्थित होती है, नॉर्मली पुष्पासन पर, इसको हम कहेंगे बच्चों समीपस्थ सिरा। क्या कहेंगे बच्चों, समीपस्थ सिरा। और ये इस सिरे को हम कहेंगे बच्चों दूरस्थ सिरा। कौन सा, दूरस्थ सिरा। ठीक बच्चों, समीपस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा। अब देखिए हम दोनों की बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बच्चों पुतंतु की। अपनी एनसीईआरटी परागकोश की बात करेगी, लेकिन मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बच्चों किसकी, पुतंतु की, यानी कि फिलामेंट की। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि पुंकेसर का, किसका, पुंकेसर का डंठल नुमा भाग, ये पुंकेसर है बच्चों। इस पुंकेसर का जो डंठल है, इस डंठल नुमा भाग को हम पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुतंतु कहते हैं। अब एक लाइन है जो क्वेश्चन के रूप में आपको एनसीईआरटी में दिया है, और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों नीट में। ठीक है बच्चों, आपको क्या है कि जो पुतंतु है बच्चों, इसका समीपस्थ सिरा कहाँ जुड़ा होता है। तो हमारी एनसीईआरटी बेकायदा देती है कि पुंकेसर का जो पुतंतु, पुंकेसर का जो पुतंतु है उसका समीपस्थ सिरा कहाँ जुड़ा होता है बच्चों। तो या तो ये जुड़ा होता है बच्चों कहाँ पर, पुष्पासन पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुष्पासन पर, या पुष्पासन से जुड़ा होता है। और बच्चों पुष्पासन के अतिरिक्त कभी कभी ये कहाँ जुड़ा होता है बच्चों, दल पर। तो एक तो कहाँ जुड़ा होगा बच्चों, पुष्पासन पर, जिसे हम थैलेमस कहते हैं, और दूसरा ये कहाँ जुड़ा हो सकता है बच्चों, दल पर। और इसको हमने 11th में कहा था बच्चों दल लग्न पुंकेसर। कौन से पुंकेसर बच्चों, दल लग्न पुंकेसर। तो या तो समीपस्थ सिरा है पुतंतु का, वो दल पर जुड़ा होगा, तो दल लग्न पुंकेसर कह देंगे। ठीक, और या फिर जुड़ता है पुष्पासन पर। तो सबसे पहले परिभाषा पुतंतु की, और उसका समीपस्थ सिरा कहाँ जुड़ा होता है उसकी बात की। इसी प्रकार जो बच्चों दूरस्थ सिरा है, इस पुतंतु का जो दूर स्थित सिरा है, ये हमारे पास क्या है, ये पुतंतु है। इसका नीचे वाला भाग तो था बच्चों
समीपस्थ, और ये जो है वो है दूरस्थ। ये कहाँ बच्चों, ये दूर स्थित होता है। कहाँ होगा बच्चों, दूर की ओर स्थित है। और ये परागकोश को धारण करता है। किसको धारण करेगा बच्चों, परागकोश को क्या करता है, धारण करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे बच्चों इस संरचना की जिसे हम जानते हैं परागकोश के नाम से। ठीक, तो हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब देखिए, मैं एक बार दोबारा से हम परागकोश बनाते हैं बच्चों। ये लीजिए, ये आपको परागकोश, ये है हमारे पास परागकोश। अब देखिए परागकोश बच्चों आपको कैसा नज़र आ रहा है। इसमें एक पाली ये है बच्चों, ये क्या है, एक पाली है। ठीक बच्चों, ये एक पाली है। और इसी प्रकार आपको जो नज़र आ रही है दूसरी साइड, ये हमारे पास क्या है बच्चों, दूसरी पाली है। ठीक है, तो परागकोश एक द्विपालित संरचना है। कितने पाली हैं बच्चों, द्विपालित, जिसे हम कहते हैं बच्चों डाइथिकस। परागकोश कैसी संरचना है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा एक परागकोश एक द्विपालित संरचना है, यानी कि इसमें दो लोब यानी कि पालियां पाई जाती हैं। कितनी पालियां होंगी बच्चों, दो पालियां होंगी। अब देखिए बच्चों, दो पालियां होंगी और एक पाली में आपको दो लघु बीजाणुधानी नजर आएंगे। एक पाली में कितनी, दो लघु बीजाणुधानी, और पाली कितनी है बच्चों, दो। तो 2 × 2 = 4 क्या हो जाएंगे, लघु बीजाणुधानी। अब आपको मैं बताता हूँ लघु बीजाणुधानी क्या है। ये तो हमारे पास क्या था बच्चों, परागकोश था। इस परागकोश में यहाँ पर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी। यहाँ पर क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। यहाँ क्या होगी बच्चों, लघु बीजाणुधानी। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। तो एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ हैं बच्चों, दो लघु बीजाणुधानियाँ हैं। और कितनी पालियाँ हैं, दो। तो टोटल लघु बीजाणुधानी जो है एक परागकोश में वो कितनी होती है, 4 जो लघु बीजाणुधानी होती हैं, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 लघु बीजाणुधानी है, 4 लघु बीजाणुधानी अवस्था। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले हम पुंकेसर की बात करें। पुंकेसर में बच्चों एक होता है पुतंतु और ऊपर होता है परागकोश। पुतंतु क्या होता है, पुंकेसर का डंठल नुमा लंबा जो डंठल नुमा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। दूरस्थ सिरे पर परागकोश को धारण करता है, समीपस्थ सिरा पुष्पासन पर या दल पर जुड़ा होता है। फिर हम बात कर रहे हैं बच्चों परागकोश की। तो परागकोश में क्या दिखा बच्चों, परागकोश में द्विपालित संरचना है ना, द्विपालित संरचना यानी कि दो पाली होती हैं। इस कंडीशन को हम डाइथिकस कहते हैं। और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती हैं, और दो पाली होती हैं तो 4 क्या हो गए बच्चों, टोटल लघु बीजाणुधानी। 4 लघु बीजाणुधानी होने के कारण इसको कहते हैं हम टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था, 4 लघु बीजाणुधानी अवस्था। कहाँ होती है बच्चों, कोनों पर होती है, चारों पर। ठीक है बच्चों, आगे अब मैं इसको थोड़ा सा आपको NCERT से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 23-24 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए अब हम NCERT को निकालेंगे। ये देखिए, ठीक बच्चों, हम यहाँ तक की बात करेंगे आज। इस पुंकेसर की संरचना को आपको बताया जाएगा। चलिए कि चित्र जो है हमारे पास 2.2a, ये वाला जो चित्र है बच्चों, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दो पालियाँ नज़र आ रही हैं, और ये होती है बच्चों लाइन ऑफ डेहिसेंस। आगे बात करेंगे। एक विशिष्ट यानी कि प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त होता है। एक प्रारूपी पुंकेसर है, उसमें 2 संरचनाएँ होती हैं। इसमें एक लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। ये अभी हमने बात की थी बच्चों। ये जो लंबा पतला डंठल जो है उसको तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसको तंतु या तो आप तंतु कह दीजिए या आप पुतंतु कह दीजिए, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको फिलामेंट कहती है। अभी मैंने बता दिया। तथा अंतिम स्रा सामान्यतः द्विपालिक है ना, डाइथिकस संरचना परागकोश कहलाता है। जो अंतिम संरचना बच्चों, अंतिम स्रा जो है पुंकेसर का, इसको हम कहते हैं परागकोश। और ये कैसा होता है बच्चों, द्विपालित होता है। कैसा होता है, द्विपालित। तंतु का जो समीपस्थ छोर है, ये तंतु है बच्चों, ये तंतु है। समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन पर जुड़ा हुआ या फिर पुष्प के दल से जुड़ा होता है।
पुंकेसरों की जो संख्या है और लंबाई है भिन्न भिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। पुंकेसरों की जो संख्या है वो प्रत्येक पौधे में अलग हो सकती है, प्रत्येक फूल में अलग हो सकती है, और जो इनकी लंबाई है वो भी अलग अलग होगी। किसी में छोटा पुंकेसर हो सकता है, किसी में बहुत लंबा पुंकेसर होता है। आगे हम बात करेंगे, अनुकूलन वगैरह जब पढ़ेंगे। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति, अगर आप 10 पुष्प लें, 10 और 10 के 10 किसके हों बच्चों, अलग अलग जाति के हों, से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है। 10 अलग अलग प्रजाति के अगर हम क्या लेंगे बच्चों, पुष्पों के पुंकेसर लेंगे, तो उनकी आकृति में और उनकी आकार में और संख्या में भी यहाँ तक कि बहुत अंतर पाया जाता है, जो प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति में हमने देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन और स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों की जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। फोकट की लाइन है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इस चित्र को मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। ठीक, ये परागकोश लिखा हुआ बच्चों, ये जो संरचना है ये हमारी परागकोश है, और ये जो हमारी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पतंतु कहते हैं। और ये नीचे जो बना है ये बच्चों क्या है, यहाँ पर ये है इसका समीपस्थ सिरा। ठीक, अब इस संरचना को यहाँ पर काट कर जूम करके दिखाया गया है, जो कि आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी आगे आपके लिए बना के भी बताऊँगा। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। एक नॉर्मली, एक आइडियल यानी कि प्रारूपिक हम परागकोश की बात करें तो वो कैसी संरचना है बच्चों, द्विपालित संरचना। अभी मैंने समझा दिया था कि 2 पालियाँ होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं बच्चों। ये पाली थी, ये एक पाली है, इसमें प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक बच्चों, एक पाली दूसरी पाली, और दोनों पाली में यानी कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होती हैं। परागकोश बच्चों द्विपालित भी है और द्विकोष्ठीय भी हो गया। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। पाली कैसी हो जाएगी बच्चों, द्विकोष्ठीय हो जाएगी। ठीक, ये 2.2 वे में लिखा हुआ है, त्रिविमीय। प्राय एक अनुलंब खांच, मतलब अनुलंब खांच को मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के अनुसार दिखाता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक अनुलंब खांच दिखाई दी गई है, ये वाली एक अनुलंब खांच, यानी कि लंबाई में एक खांच पाई जाएगी, एक गर्त पाया जाएगा, एक गड्ढा पाया जाएगा, जो क्या करता है बच्चों, इस परागकोश को स्फुटित होने में यानी फटने में, स्फुटित होने में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि जो है परागकण जो अंदर बन रहे हैं, लघु बीजाणु हम जिन्हें कह सकते हैं, वो डिस्पर्स हो सके, प्रकीर्णन हो सके। तो अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के, नहीं यहाँ से चलेगा बच्चों, प्राय एक अनुलंब खांच प्रवारक यानी कि कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। मतलब एक बच्चों गहरी दरार पाई जाएगी जो क्या करता है, पाली को अलग करने का कार्य करता है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। अब बच्चों यहाँ से जो संरचना शुरू होगी बच्चों, इस परागकोश की संरचना यहाँ से स्टार्ट होगी कि एक परागकोश की डिटेल्ड संरचना क्या है। चलिए हम बात करते हैं। परागकोश की द्विपालित प्रकृति यानी कि 2 पालियाँ होती हैं। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं, सुव्यक्त होती हैं। मतलब एक परागकोश जो है वो द्विपालित होता है, स्पष्ट दिखाई देगा। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है बच्चों। ये परागकोश है इस प्रकार से, तो इसमें 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? 4 कोने हैं, चारों अलग अलग दिशाओं पर हैं, तो इसको 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना कहते हैं, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी। इस संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? इन संरचना को, इनको कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी या पॉलन सेक्स बन जाती हैं। मतलब इनको ही जब आगे ये विकसित होती हैं तो इन्हीं संरचना को हम कहते हैं बच्चों परागपुटी। कब कहेंगे बच्चों? जब इसमें परागकण भर जाएंगे, परागकण बन जाएंगे। मतलब ये अभी क्या है लघु बीजाणुधानी, कब तक? जब तक इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, यानी नॉर्मल सामान्य प्रकार की कोशिका है। जैसे ही इसमें आगे परागकण बनेंगे तब इसको नाम दे देंगे बच्चों परागपुटी। क्या नाम दे देंगे बच्चों? परागपुटी। तो यह लघु बीजाणुधानी
आगे विकसित होकर परागभूटी यानी पॉलन सेक्स जो है वो बन जाती हैं। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। मतलब ये लंबाई में पाई जाती हैं, परागकोश जो है वो लंबाई में होगा और परागकोश किससे भरे होंगे, परागकणों से। परागकोश कह दो, परागकोश में कौन है, लघु बीजाणुधानी है 4, लघु बीजाणुधानी में परागकण ठसाठस भरे होते हैं। अब बच्चों अब देखिए यहाँ से जो है वो एक लघु बीजाणुधानी की संरचना आएगी। किसकी संरचना आएगी बच्चों, लघु बीजाणुधानी की, जो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आधा घंटा हो चुका है वीडियो को, तो लघु बीजाणुधानी की संरचना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले समझाऊंगा फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। कुछ नहीं है बच्चों, आज जो पढ़ा है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हमने ये पढ़ा है 2 संरचना होती हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु या अपतंतु, इसको हम कहते हैं एंथर यानी कि परागकोश। इसकी संरचना की बात करी, समीपस्थ छोर कहाँ जुड़ा होता है, दूरस्थ सिरे पर क्या होता है, डेफिनेशन की बात की, कोई स्पेशल कार्य है नहीं। दूसरा परागकोश का पुतंतु है, जो पुतंतु का समीपस्थ छोर तो कहाँ होता है यहाँ पर, लेकिन दूरस्थ सिरा किसको धारण करता है, परागकोश को धारण करता है। ठीक, परागकोश एक द्विपालित संरचना है, एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं और टोटल 2 पाली होने के कारण 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था इसको हमने कहा था। ठीक, जो लघु बीजाणुधानी है वो आगे परागभूटी का निर्माण करता है जिसे पॉलन सेक्स कहते हैं, और इसमें परागकण भरे होते हैं। परागकणों का निर्माण कैसे होता है, लघु बीजाणु और परागकण में कहाँ अंतर है, कितना अंतर है, आगे हम बात करेंगे। तो बच्चों आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे को हेल्प मिल सके 10th और 12th की जो क्लास चल रही है उनकी। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।